तो आज का टॉपिक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है वो है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे। H2SO4 के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब एसिड रेन बनाया था तो उसमें भी यही रिएक्शन है, एसिड रेन के केस में भी और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी सेम प्रोसेस है। देखो, वो कहता है कि आपने क्या किया, सल्फर लिया पहले, तो सल्फर S8 है, पहले आप इसे बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये बन जाता है SO2, पहला स्टेप। ठीक है, आप सल्फर से भी इसे कर सकते हो और एक दूसरा मेथड भी आपके पास FeS2 आयरन सल्फाइड, इसको भी अगर आप बर्न करोगे एयर के साथ तो बनेगा Fe2O3 और SO2। ठीक है, तो ये गैस क्या होगी, बननी स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। अब ये गैस बनेगी, क्लियर। तो जो गैस ये बन रही है SO2, ये पहला स्टेप हो गया आपका SO2 का। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि SO2 गैस है और इसको बैलेंस करना है, प्लस O2 गिव्स 2SO3 का गैस है ये। ठीक है, अब इसमें हीट लिखा है, देखो डेल एच इज इक्वल टू -196.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अगर हम ली चैटले प्रिंसिपल लगाएंगे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए। तो पहले टेम्परेचर के बारे में, इसमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा या लो होगा, हाई या लो। ली चैटले प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, ये आपको बताया था। तो इसमें बताओ SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 और डेल एच इज इक्वल टू -196.6 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा या हाई टेम्परेचर। ओके हेमंत, इसके अलावा यामिनी और सुमित एंड अंबिका, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा या हाई टेम्परेचर अगर आपको SO2 SO3 ज्यादा बनाना है। ओके सुमित, और लास्ट में अंबिका। क्वेश्चन है कि ये आपको रिएक्शन दी है, देखो SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 और डेल एच की वैल्यू दी है -196.6। आपको बताना है कि यहाँ पे लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा या हाई अगर SO3 ज्यादा बनना है तो। हाँ, सबने सही आंसर दिया है। देखो लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा क्योंकि ये कैसी रिएक्शन है, माइनस का मतलब समझ जाओ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी यानी हीट निकल रही है तो आपको हीट ज्यादा देके कोई फायदा नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर लो होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ली चैटले के अकॉर्डिंग। अब प्रेशर का बताओ, प्रेशर क्या होना चाहिए, लो या हाई। आपको इसका भी बताया था प्रेशर का, प्रेशर सर लो हाय। है। सर हाय। ओके हेमंत एंड सुमित, और इसके अलावा अंबिका यामिनी, प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई या लो। ओके अंबिका यामिनी, ओके तो इसका हाई होना चाहिए प्रेशर। ठीक है, प्रेशर हाई सही का आपने। हाई क्यों होता है, क्योंकि जब अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं, देखो पहले 2 था और +1 3, तो टोटल कितना है स्टार्टिंग में 3 और बाद में कितना हो गया 2 हो गया। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं डिक्रीज होंगे, तो आपको हाई प्रेशर
रिक्वायर्ड होगा प्रोडक्ट बनने के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है जो पूछ सकता है या पूछा जा सकता है। अब यही कंडीशन देखो इसमें आगे लिखी हुई है, ये है SO3 कैसे बनेगा। तो इसके लिए देखो फर्स्ट वन इज जो अभी हमने डिस्कशन किया कि हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड होती है, हाई प्रेशर होना चाहिए। तो आप समझ गए कि हाई प्रेशर क्यों होना चाहिए। दूसरा लो टेम्परेचर होना चाहिए, ये भी हमने डिस्कशन कर दिया कि लो टेम्परेचर क्यों होना चाहिए। ठीक है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। फिर किसी भी रिएक्शन को अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करो, कैटलिस्ट का यूज करो। ठीक है, कैटलिस्ट का यूज करोगे, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो करते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ध्यान रखना। ठीक है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें प्यूरिटी ऑफ गैस। इसमें कोई पॉइजनस गैस नहीं होनी चाहिए, जैसे आर्सेनिक वगैरह है, डस्ट पार्टिकल या मॉइस्चर है। ठीक है, तो इस इम्प्योरिटी को इसमें रिमूव किया जाता है, या इसको पॉइजनस गैस को इसमें मत आने देना। ठीक है, तो प्योरिटी है गैसेस की। ऑक्सीजन एक्सेस में होना चाहिए, क्योंकि जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतना SO3 ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट है इसमें एक ओलियम वर्ड आता है, ध्यान रखना। ओलियम कब होता है, जब आपने SO3 बनाया तो इसमें फिर वो H2SO4 डालते हैं। अभी हम रिएक्शन डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या बनता है, देखो H के 2 बन गए, S के भी 2 हो गए देखो, और O के 4 + 3 7 हो गए, तो H2O7 हो गया। तो इसे कहते हैं ओलियम। अब ओलियम को ही आप संभाल के रखते हो। अब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, वाटर डालोगे। अगर आपने इसमें थोड़ा सा वाटर डाला तो कंसंट्रेटेड H2SO4 बन जाता है, इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, और अगर आप ज्यादा अमाउंट में पानी डालोगे तो वो डाइल्यूट H2SO4 बन जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, जो ये लास्ट स्टेप है इसमें वाटर के अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर आपने वाटर को लेस अमाउंट में डाला है तो आपको जो H2SO4 मिलेगा वो मिलेगा कंसंट्रेटेड H2SO4। और अगर आपने वाटर को मोर अमाउंट में डाला है तो फिर क्या होगा, आपको मिलेगा यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4। तो ये वाटर ही डिसाइड करता है कि कंसंट्रेट होना चाहिए या डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके स्टेप हो गए हैं। अब ये कॉन्टैक्ट मेथड होता कैसे है इसको हम डिस्कशन करेंगे। इसमें लगभग 96 से 98% क्या होता है, प्योर आपको H2SO4 मिलता है, 96 से 98%। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये आपके कोर्स में है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होगा क्या, देखो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में देखो, यहाँ से आपने ऑक्सीजन गैस पास आउट कराई और यहाँ पे सल्फर रख दिया। सल्फर हमने कहा था ना, फर्स्ट क्या है, S+O2 गिव्स SO2। तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, SO2 बना देंगे। तो यहाँ पे आपने सल्फर रखा है और ऑक्सीजन यहाँ से पास आउट कराई, हीटिंग करोगे आप इसमें तो यहाँ से कौन सी गैस बन जाएगी, SO2 गैस बन जाएगी। तो पहला जो हमारा स्टेप है, ये वाला स्टेप, इससे हमें क्या मिल रहा है, SO2 गैस मिल रही है। ठीक है, सल्फर आपने ये रखा हुआ है, देखो ये जो आपको डंप टाइप के दिख रहे हैं ये वाले, ये सल्फर है, ये ऐसे है, देखो ये है एक स्लैब टाइप की बनी हुई है। ठीक है, ये स्लैब है और इसके ऊपर आपने क्या रखा है, सल्फर रख दिया, यहाँ पे सल्फर रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये सल्फर रखा है और नीचे से क्या होगा, गैस आ रही है। अब जैसे ऑक्सीजन गैस आएगी, ये सल्फर आपने रखा हुआ है, तो सल्फर ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, SO2 गैस बना देते हैं हीटिंग करके। तो अब इस चैम्बर में आपके पास क्या बना, फाइनली SO2 गैस बन गई। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, SO2 गैस। तो ये पहले स्टेप में देखो ये लिखा हुआ है SO2 गैस। तो यहाँ से SO2 गैस मिलेगी आपको फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, पहला कि SO2 गैस कैसे फॉर्म हुई। अब क्या होगा, देखो ये SO2 गैस यहाँ जाएगी तो आपके पास ये लगा हुआ है डस्ट प्रेसिपिटेटर, ये वाला देखो ये छोटा सा लगा हुआ है, ये डस्ट है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो भी डस्ट वगैरह होंगे, इम्प्योरिटी डस्ट वाली, वो इसमें रिमूव हो जाएगी। तो इसे कहते हैं डस्ट
प्रेसिपिटेटर। तो ये छोटा सा दिख रहा है जो आपको, ये डस्ट प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ से क्या हो गया, जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गए वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से देखो क्या क्या चीजें रिमूव होती है। इसमें से जो डस्ट वाला है, इससे देखो डस्ट रिमूव क्या करता है, इसमें जो भी डस्ट वगैरह होंगी उसको रिमूव कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है वॉशर, जहाँ पे आप वाटर डालते हो तो उसमें जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, वो यहाँ पे रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब सेकंड चैम्बर देखो, सेकंड चैम्बर में क्या होता है, वाटर, यहाँ से आप ऊपर से वाटर स्प्रे कर रहे हो। इसमें देखो ये थर्ड स्टेप में आ गया आप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये वाटर स्प्रे करते हो आप ऊपर से, ये वाटर स्प्रे कर रहे हो आप। ठीक है, इसे कहते हैं वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। तो ये थर्ड वन हो गया। अब ये गैस यहाँ से आई, पहले यहाँ पे डस्ट निकल गया, इसके जो भी डस्ट पार्टिकल थे वो पहले स्टेप में खत्म हो गए यहाँ पे। अब यहाँ से आई वाटर स्प्रे, जो भी वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी उसको ये यहाँ पे क्या करेगा, हटा देगा। जो भी वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी उसको यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो धुल जाएगी गैस। गैस से वाटर स्प्रे करोगे तो जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी होगी वो गैस से हट जाएगी। ठीक है, और ये नीचे गिर जाएगी यहाँ से। अब गैस तो जा नहीं सकती है, गैस तो ऊपर से जाएगी, तो गैस यहाँ से इधर की तरफ मूव करने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब आपने वाटर मिला दिया तो ये कैसी गैस हो गई, अब वेटेड वाली, वेट गीला हो गई ये गैस। ठीक है, तो वेट गैस को ड्राई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 का स्प्रे करते हैं। ये क्या होता है, ड्राइंग एजेंट भी होता है, ध्यान रखना। ड्राइंग यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ पे आप किसी भी चीज को ड्राई कर सकते हो। तो H2SO4 क्योंकि किसी भी चीज को जला देता है, तो ये जैसे ही इस गैस में पड़ेगा क्या होगा, वो गैस ड्राई हो जाएगी, इससे वाटर हट जाएगा वहां से। ठीक है, तो अब ये चौथे स्टेप में पहुंच गए आप लोग, इससे कहते हैं ड्राइंग टावर। इसमें ड्राई करते हैं और यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 स्प्रे करते हैं। तो ये पहला चैम्बर था आपके पास जिसमें SO2 गैस बनी। दूसरे में हमने क्या किया, डस्ट को निकाला। तीसरे में हमने क्या किया, वाटर सॉल्युबल जो इम्प्योरिटी है उसको यहाँ से हटा दी। उसके बाद ये वेट हो गई, जो गैस है वो गीली हो गई, तो उसको ड्राई करने के लिए हमने क्या किया, ड्राई टावर में उसे डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राई हो गई फोर्थ स्टेप में। अब SO2 और ऑक्सीजन यहाँ से निकलती जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो आप कंटिन्यू पास करते जाओगे, तो ऑक्सीजन तो एक्सेस अमाउंट में है ही, और सल्फर और ऑक्सीजन मिलके SO2 बन जाता है। तो ये दोनों यहाँ से निकल रही है अब। ठीक है, दोनों के दोनों यहाँ से निकलती चली जाती है। अब ये आपका आर्सेनिक प्यूरिफायर, यानी जितनी भी आर्सेनिक वाली इम्प्योरिटी होगी वो ये रिमूव करता है। और इसमें क्या होता है, जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक है, देखो फेरिक का मतलब जहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, Fe2O3, तो यह फेरिक ऑक्साइड। ठीक, तो फेरिक ऑक्साइड है और आर्सेनिक प्यूरिफायर है। जो भी आर्सेनिक या इम्प्योरिटीज है आर्सेनिक वाली, क्योंकि आर्सेनिक पॉइजनस होता है, तो इसको प्यूरिफायर करने के लिए हमने यहाँ पे इसे लगा दिया बॉक्स को। तो ये क्या करता है, इसे प्यूरिफाई कर देगा। अब जैसे ही प्यूरिफाई करेगा तो ये गैस आगे बढ़ेगी यहाँ से, कौन सी, SO2 + O2। अब इसमें लगा देते हैं प्री हीटर। प्री का मतलब पहले, ये हीटिंग का काम करता है, लेकिन इसे हमने पहले ही रख दिया यहाँ पे। ठीक है, लगभग जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसमें 720 केल्विन के आसपास है। तो यहाँ पे ये इसे हीट करेगा। अब हीट करके इसने आगे भेज दिया। अब इस चैम्बर में भी जो हीटिंग का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्री हीटर काम कर रहा है। ये हीटर, प्री का मतलब पहले, इसमें जो हीटिंग करेगा इस टावर में, ये V2O5, इसे कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक मतलब जिसमें कैटालिस्ट रखा हुआ है। तो अब आप देखो इसमें ये जो, जैसे ये है आपके पास टावर है, तो इसमें जो यहाँ पे रखा हुआ है इस स्लैब टाइप के, तो इसे कहते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। और ये यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट का काम करता है। और इसी का काम है कि जो SO2 होता है उसको SO3 में कन्वर्ट कर देना।
यही करता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये प्रोसेस जो होती है SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, वो इस चैम्बर में होती है। ठीक है, कैटालिटिक चैम्बर में। तो यहाँ पे SO2 और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, SO3 बना देते हैं। ठीक है, तो ये SO3 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, तो ये SO3 होता है कैटालिटिक चैम्बर, ये कन्वर्टर। ठीक है, अब यहाँ से SO3 बन गया। अब SO3 बन के यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, यहाँ से चला। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा कि SO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, हम H2SO4 ही बना रहे हैं और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, H2SO4 डाल रहे हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि बन भी SO4 ही रहा है और आपको क्या कर रहा है, जो कंसंट्रेट H2SO4 है यहाँ पे हम इसी को डाल रहे हैं। अब ये इससे मिलके क्या बना देता है, H2S2O7, इसे कहते हैं ओलियम। ठीक है, ओलियम। और इस ओलियम को हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्वार्ट्ज टाइप के लगे होते हैं, यहाँ से गैस आएगी, यहाँ से आप स्प्रे करोगे तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होके ओलियम बनेगा, ओलियम नीचे आएगा, आप इसे कलेक्ट कर लोगे। अब मेन हमारा काम क्या था, ओलियम बनाना। ओलियम बन गया। अब ओलियम के बाद क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कंसंट्रेट करना है तो इसकी अमाउंट कम कर दो, इसमें वाटर डालोगे लेकिन कम अमाउंट में, तो जो H2SO4 बनेगा वो कंसंट्रेटेड होगा। अगर H2O लेस अमाउंट में है तो, और अगर H2O ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो ये बनेगा H2SO4 वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये डिसाइड करेगा वोलियम में आप कितना वाटर डालोगे, उस हिसाब से क्या होगा, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड डिसाइड होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये समझना है आपको, कोई डाउट इसमें? रिप्लाई करो, यस नो। Yes, ओके, sir. हेमंत, अंबिका, यामिनी एंड सुमित। तो ये आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा होगा या कंडीशन कौन सी होगी, जैसे अभी मैंने आपको कंडीशन पूछी थी, वही कंडीशन इसमें ज्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें देखो, अब जो चीज हमने बताई इसमें पायराइट या सल्फर होता है, पहले यहाँ पे क्या होगा, रोस्टिंग भी कर सकते हैं आप, S+O2 गिव्स SO2। रोस्टिंग किस केस में होगा, अगर आपने सल्फाइड यूज किया है, पायराइट FeS2+O2, तो इसमें SO2 गैस बनेगी। ठीक है, इन दोनों के मिलने से, और ये बनेगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो हमें मेन काम क्या है, SO2 से काम है, तो पहले स्टेप में SO2 बना। फिर है प्यूरिफाइंग यूनिट, इसमें डस्टर में गए हम, डस्टर रिमूव किया हमने, सॉरी डस्ट रिमूव किया। फिर वाशर में गए, जो वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी है उसे रिमूव किया। फिर हम ड्रायर में गए, उसको जो वाटर में था तो वेट हो गया था, वेट को ड्राई करने के लिए फिर हमने कंसंट्रेट H2SO4 का यूज किया था। फिर उसके बाद हम उसके आगे बढ़े आर्सेनिक प्यूरीफायर में, उसमें जिलेटिनस FeOH का होल थ्राइस रखा हुआ है। ये क्या करता है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, आगे जाने नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट में हमने पढ़ा कैटालिटिक कन्वर्टर, इसमें कैटलिस्ट यूज होता है V2O5 और टेम्परेचर लगभग 720 केल्विन। तो उस कंडीशन में SO2 ऑक्सीजन के साथ मिलके SO3 बनाता है, वो यहाँ बनाएगा, बाकी कहीं नहीं बनाता। बाकी में तो SO2 और O2 आता रहता है। ठीक है, तो SO3 बनता है कैटालिटिक कन्वर्टर में। अब यहाँ तक होने के बाद, और ये हीट कहाँ से मिली आपको, जो प्री हीटर है, इसमें से जो हीट यूज हो रही है वो प्री हीटर से मिल रही है आपको। फिर लास्ट में एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बिंग टावर का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट में आपने H2SO4 का स्प्रे किया था वो एब्जॉर्ब कर रहा था, तो SO3 प्लस H2SO4, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देते हैं, H के दो हो गए, S के भी दो हो गए, और O के
3 + 4 7 हो गया, तो इसे कहते हैं यहाँ पे ओलियम। ओलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ओलियम बनता है, आप अपने अकॉर्डिंग वाटर डालते हो उसे, और क्या बन जाता है, H2SO4 बन जाता है, डाइल्यूट या कंसंट्रेट। इसको फ्लो डायग्राम से भी दिखाया हुआ है। देखो सल्फर है, बर्नर के पास ले गए और ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ तो SO2 बन गया। फिर हमने डस्ट को रिमूव किया, डस्ट हटने के बाद कूलिंग एंड ड्राइंग एजेंट में हमने किससे स्प्रे कराया, H2O से स्प्रे कराया। ड्राइंग करेंगे तो H2SO4 से स्प्रे करा दिया। ठीक है, कूल करने के लिए या आ, उसको वॉश करने के लिए हमने वाटर यूज किया, और ड्राई करने के लिए H2SO4 यूज किया। ध्यान रखना ड्राइंग एजेंट कौन सा है, H2SO4, और कूल करने के लिए H2O है। तो ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे खत्म हुई। फिर जैसे गया, फिर आगे आर्सेनिक प्यूरिफायर है, इसमें आर्सेनिक वाली जो पॉइजनस इम्प्योरिटी होती है वो इससे रिमूव हो जाती है। अब टेस्टिंग बॉक्स में गए कि ठीक है या नहीं है, सही पहुंचा है नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेस्ट किया, उसके बाद हमने प्री हीटर लगाया हुआ है, ये हीटिंग करेगा, वो किसके काम आएगा, कैटालिटिक कन्वर्टर के काम आएगा। तो यहाँ सब में क्या हो रहा है, SO2 और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, यहाँ तक पहुंच गई। अब कैटालिटिक चैम्बर में क्या होगा, V2O5 रखा हुआ है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये इन दोनों को साथ कंबाइंड होके SO3 बना देते हैं। ठीक है, यही मेन स्टेप है इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर का। अब यहाँ से SO2 और O2 मिलके क्या बन गया, SO3 बन गया। तो ये SO3 आगे पास हो गया। अब आपने एब्जॉर्प्शन टावर में कर दिया, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, H2SO4 स्प्रे कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही क्या होगा, SO3 और H2SO4 मिल जाएंगे तो बन जाता है H2S2O7, इसे यहाँ पे हम कहते हैं ओलियम। ठीक है, अब ये ओलियम बना, अब उसमें पानी डालोगे अपने अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन या डाइल्यूट, तो ये बन गया आपका फाइनल H2SO4। तो ये आपका फ्लो डायग्राम ऑफ टू फॉर्म H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहले दो प्रोसेस हुआ करते थे आपके पास, अब वो हटा दिया है, एक ही प्रोसेस इसमें, ये आसान है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, देखो कलरलेस स्पायरस लिक्विड होता है, यानी कलरलेस है मेन, इसे ये कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रल। इसको याद कर लेना, ये एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्टली है। ऑयल ऑफ विट्रल होता है, ये जब डी ब्लॉक में है तब वहां पे आएगा। ठीक है, तो H2SO4 को हम क्या भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रल। सेकेंड, कंसंट्रेशन लगभग 98.3% है, ये तो अकॉर्डिंग टू वाटर होता है, जितना वाटर डालोगे उस हिसाब से कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 एट 98 केल्विन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट है 590 केल्विन, और फ्रीजिंग पॉइंट है 283 केल्विन। ठीक है, 590 एंड 283। नेक्स्ट वन इज हाईली कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब अगर किसी ने गलती से इसमें हाथ डाल दिया तो उससे अपनी हड्डियां पता चल जाएंगी कितनी हड्डियां हैं, क्योंकि वो सारा का सारा जो स्किन होता है वो सबको गला देता है। तो हाईली कोरोसिव होता है, इसीलिए इससे बच के रहना पड़ता है। कंसंट्रेट H2SO4 ये बॉडी के किसी भी पार्ट में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उसको जला देगा वो। ठीक है, और ये लिखा भी है इसमें, देखो प्रोड्यूसेस बर्न्स ऑन द स्क्रीन, जैसे स्किन में आएगा उसको बर्न कर देगा, तो सब खत्म हो जाएगा, तो आपको हड्डियां दिखने लगेंगी बस उसमें। तो इसीलिए लैब में जब भी वर्क करते हैं तो हम इसको रखते नहीं है। कोई भी टीचर होगा जो वो कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट HNO3 को या कंसंट्रेट HCl, जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इनको नहीं रखते हैं कभी भी, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर गलती से किसी पे गिर गया तो पूरी स्किन जल जाती है उससे। ठीक है, तो कभी भी इसको अगर यूज करते हो तो बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो इसे कहते हैं हाईली कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, विस्कोसिटी भी ज्यादा होता है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ा इन अदर लैंग्वेज। ठीक है, और इसका मोलर मास भी क्या होगा,
ये जनरली डाई एटॉमिक हो जाता है। डाई एटॉमिक का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। कैसे, देखो इसको बताता हूँ आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये डाई एटॉमिक हो जाता है। जनरली H2SO4 कैसे बनेगा, देखो H2SO4 अगर हम बनाते हैं तो S हो गया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। H2SO4, चार O है। मैंने आपको बताया था अगर एक O होगा तो H के साथ कंबाइंड होगा, एक O होगा H के साथ कंबाइंड होगा, तो इसकी वैलेंसी 6 हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन का, सॉरी, सल्फर की 1 2 3 4 5 6। अब क्या होता है, दूसरा एस भी यही काम करेगा, देखो ये ओ एच और यहाँ पे भी ओ एच, ठीक है। फिर यहाँ डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। अब देखो ओ और एच के बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। अब इसके बीच में ओ और एच के बीच में क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो डाइमर या इस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं कंबाइंड होके। तो उसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होगी जरूर, ठीक है। क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो ये यहाँ पे यही दिखाया हुआ है, इससे पहले जो है ये वाला स्टेप में यही दिखाया हुआ है। ये H2SO4 है और ये भी H2SO4 है, ये भी H2SO4 है। तो इसमें जो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं उसका रीजन क्या है, यहाँ पे जब कंबाइंड हो रहे हैं, यहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं, तो किसके थ्रू हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना वाटर में एफिनिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम केमिकल में। केमिकल में फर्स्ट है एसिडिक कैरेक्टर। तो आपको पता ही है कि जो एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ही। तो होता क्या है कि H2SO4 पहले टूटेगा H प्लस और SO4 माइनस में। तो इसमें K की वैल्यू है देखो 1 × 10⁻³ उसके बाद क्या हुआ, एक H और निकलेगा क्योंकि इसके पास दो H हैं, ठीक है। तो एक H पहले निकला, फिर एक H दूसरी दूसरी बार निकलेगा। तो ये दूसरी बार निकलेगा SO4 2 माइनस और H प्लस, ठीक है। अब की बार K की वैल्यू है 1.2 × 10⁻², ठीक है। तो देखो K2 की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू K1, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है कि पहले हाइड्रोजन को निकालना आसान है, तो जल्दी से हाइड्रोजन निकाल देगा, पहला हाइड्रोजन जल्दी निकल जाता है। लेकिन दूसरा हाइड्रोजन जल्दी नहीं निकलता है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या है, कम है। K2 की वैल्यू कम क्यों है, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकलने के बाद इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो अब दूसरा हाइड्रोजन जल्दी से नहीं निकलेगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो जाएगी, क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए K2 की वैल्यू कम होती है। लेकिन ओवरऑल ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, इसीलिए दोनों हाइड्रोजन इसके निकल जाते हैं। अब इसमें एक है डाई बेसिक होता है। डाई बेसिक का मतलब इसके दो H प्लस आयन आराम से रिमूव हो जाते हैं। तो डाई का मतलब दो, यानी जिसके दो H प्लस रिमूव हो रहे हैं, 2H प्लस पर मॉलिक्यूल, तो उसे कहेंगे डाई बेसिक। डाई का मतलब दो, ठीक है। तो दो H प्लस रिमूव हो रहे हैं तो डाई बेसिक। एक होगा तो मोनोबेसिक, ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट सल्फेट होता है या सॉल्ट होता है, ठीक। और कई बार ये क्या करता है, पार्शियली डिसोसिएशन होता है, इसका पूरा नहीं होता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि इसकी कंडीशन होती है NaOH और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगी, तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी एक ही H बाहर निकलेगा, तो ये इनकम्प्लीट हुआ, इनकम्प्लीट रिएक्शन। इसमें एक H ही बाहर निकलेगा, तो NaHSO4, और यहाँ से एक H निकला और यहाँ से OH निकला, तो H2O हो गया, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद यह पार्शियल होता है। कंप्लीट में क्या होगा, NaOH प्लस H2SO4,
तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और पूरा का पूरा हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। कौन? Na। तो इसमें हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। OH और H मिलके क्या करेंगे? वाटर बनाएंगे ही बनाएंगे, ये तो फिक्स है कि NaOH और H दोनों मिलके वाटर बनाएंगे। लेकिन मेन क्या है यहाँ पे है, ये कंप्लीट है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वो कह रहा है ऐसे भी दिखा सकते हैं कि NaSCO3 है प्लस H2SO4, तब भी ये कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ पे भी जनरली ये कार्बोनेट होता है, आपको मैंने बताया था, तो वहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। हाइड्रोजन होगा तो वाटर भी उसके साथ आ जाता है, तो CO2 और H2O बनेगा ही बनेगा। बाकी जो है वो ये कंपाउंड बन जाता है। जैसे Na और SO4 बच गया, तो Na की वैलेंसी 1, SO4 की -2, तो ये क्रॉस मल्टीपल कर दो तो बन जाएगा Na2SO4, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो भी रिएक्टिव मेटल होगा, रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन के, सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो ये गैस निकल जाएगी बाहर। ऐसी Mg के साथ है। लेकिन मैंने कहा था एक एक्सेप्शनल केस चलता है आपका, ये भी MgSO4 होगा प्लस H2, क्योंकि Mg की वैलेंसी +2 और Zn की वैलेंसी भी +2 होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। आपको मैंने एक एक्सेप्शनल केस दिखाया था कॉपर के केस में। अगर आप कॉपर को इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो SO2 गैस भी निकलती है, CuSO4 भी बनता है, और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, बस वाटर बन जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केस होता है क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसमें SO2 गैस भी रिलीज होती है। अब देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको अभी हम कह रहे थे कि किसी पे भी गिरेगा ये तो ये जला देगा उसे, यानी उसे डिहाइड्रेट कर देगा, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेट का मतलब वाटर और डी का मतलब रिमूव कर देना, यानी रिमूवल ऑफ वाटर, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी वाटर को रिमूव कर देगा, ठीक है। और इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है वाटर को कंबाइन होने की, वाटर के साथ कंबाइन होने की। अब जैसे आपने लिया शुगर, ठीक है, C12H22O11। अब जैसे ही आप इसमें कंसंट्रेट मिलाओगे H2SO4, तो ये इसे जला देता है, तो जलाएगा तो क्या होगा? कार्बन मिलेगा आपको, ठीक है। इसे कहते हैं शुगर चारकोल, बिल्कुल काला कोयला टाइप का मिलेगा, यानी जल जाएगा। और यहाँ से क्या होगा? वाटर रिमूव हो जाएगा, तो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है और ये जल गया, ठीक है। चारकोल यानी कोयला टाइप का बन गया शुगर आपका, तो ये हो गया आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये किसकी प्रेजेंस में होगा? जब आप इसमें कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओगे तो। दूसरा है देखो फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये है, इसमें कम का ऑक्सीजन है तो CO ही बन रहा है और H2O। अगर ज्यादा कार्बन होंगे और ऑक्सीजन होंगे तो CO2 बन जाएगा, तो CO और H2O तो बन ही रहे हैं और CO2 भी बन जा रहा है। जनरली देखो एक कार्बोनेट है, जहाँ पे भी कार्बोनेट होगा वहां पे CO या CO2 बनता ही बनता है, ठीक है। तो कार्बोनेट के केस में 101% आपको बताया है कि वो क्या होगा, CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीजन कम है, इसीलिए उसमें CO बना है। तो जैसे ही फॉर्मिक एसिड लिया आपने HCOH और इसमें HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है, और इसमें आपने कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, तो क्या होगा? ये जल गया, वाटर वेपर्स में निकल गए बाहर और CO बन जाएगा। ऐसे ऑक्जेलिक एसिड है, ये भी आपका टाइट्रेशन में आएगा, तो COH है, आप इसको कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे, डाइल्यूट से कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, क्योंकि उसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, तो इसीलिए उससे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ते, ठीक है। केवल कंसंट्रेट से पड़ता है। कंसंट्रेट इसमें गिरेगा तो CO2 गैस, CO और वाटर फॉर्म्ड होती है ऑक्जेलिक एसिड से। नेक्स्ट इसमें आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, अगर आप स्कूल में होते तो आपको करवाया जाता है
CuSO4.5H2O, ये हाइड्रेटेड होता है ब्लू कलर का। ठीक है, इसमें आप जैसे ही कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओगे और उसको क्रिस्टलाइजेशन होता है इसमें, तो आपको मिल जाएगा एनहाइड्रस। एन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, एन का मतलब आपको बताया था मैंने, और हाइड्रस मतलब वाटर, वाटर का रिमूव हो जाना, रिमूवल ऑफ वाटर, तो उसे कहते हैं एनहाइड्रस। कॉपर सल्फेट, ये भी कॉपर सल्फेट है, ये भी कॉपर सल्फेट है, लेकिन ये हाइड्रेटेड है क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे आपने इसमें कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, ये इसको जला देगा, यानी इसको वाटर रिमूव करवा देगा, वाटर हट जाएगा यहाँ से, और ये बनेगा आपके पास CuSO4। इसका कलर होता है वाइट। ठीक है, तो ये वाइट कलर का बनता है और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर कहीं पे भी वाटर निकालना होगा तो जनरली आप कंसंट्रेट H2SO4 को यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? रिप्लाई करना यस नो। यस सर। ओके, ये याद भी करने पड़ेंगे आपको। ओके, अंबिका, हेमंत एंड यामिनी। अब देखो, अच्छा टाइम कम बचा है, आप इसे रिज्वाइन करो फिर से।